भाई कौन किसको बादाम खिला रहा है? हमें ही खिला दो यार बादाम। हाँ जी। और गुड मॉर्निंग पहले तो। गुड मॉर्निंग। हम्म। लास्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चार क्वांटम नंबर जो हैं उनको डिस्कस किया था, जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन, लोकेशन, ओरिएंटेशन जो है वो बताते थे। जो आपके चार क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते थे। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे एम एल से रिप्रेजेंट करते थे। और चौथा था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था एम एस। आज बच्चों हम लोग कुछ बेसिक, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से ही जुड़े हुए। हेडिंग बना दीजिएगा, जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स। सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। विशाल कहता है सर प्लीज रोटेट। किसको रोटेट करो भैया? मैं रोटेट हो जाऊंगा क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में हूं? तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे पहला है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखिएगा। प्लीज रोटेट योर, अरे भाई राजा बाबू, अपने ऊपर से जो तुमने ऑटो रोटेशन को ऑन कर रखा है, उस ऑटो रोटेशन को ऑफ करो पहले भाई, भाई विशाल। और उसके बाद में अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर रख लो। ऑटो रोटेशन को ऑफ करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लो, सीधा हो जाएगा। बेटा मैं अपनी स्क्रीन को रोटेट करूंगा तो मुझे उल्टा होना पड़ेगा मोबाइल को उल्टा करने के लिए। बाकियों को तो सीधा दिख रहा है ना? बाकी बच्चों को सीधा दिख रहा है ना? लैपटॉप पर हूं बेटा। अब अरे मैं कैसे रोटेट करूंगा, फिर बाकी बच्चों को उल्टा दिखेगा। और आपसे पहले तो कोई परेशानी आने दी थी यार। ये नया क्या लैपटॉप का चूसना पाल लिया? मोबाइल पे आ जाओ, बाकी सबको सीधा दिख रहा है। एक तुम ही हो, तुम ही हो। आगे चलो, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो, क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, two electrons of same orbital, two electrons of same orbital, of same orbital never have same spin, never have same spin। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकती। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा तो दूसरा जरूर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा। इस वजह से जब हम लोग एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे तो देखो मैंने कैसे बनाया है, एक का एरो ऊपर है और एक का एरो नीचे है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, 3s2, 3s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। क्योंकि 3 है मतलब दोनों के दोनों तीसरे शेल में है, तो दोनों के लिए n की वैल्यू हो गई 3। फिर s है, दोनों के दोनों s सब शेल में है, तो l की वैल्यू क्या आई थी अपने लिए, s के लिए 0, दोनों के लिए 0 हो गई।
और अगर L 0 आया था तो ML भी क्या आया था लास्ट क्लास में 0, दोनों के लिए ML भी 0 हो गया। पर अगर एक का स्पिन प्लस हाफ आएगा तो दूसरे का स्पिन क्या रखना है आपको, माइनस हाफ। हाँ भाई, सुन लिया बेटा विशाल, करण सिंह ने तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट कर दिया है। तो बच्चों इसको बना लो एग्जाम्पल को। विशाल, तुमने देखा ही होगा बेटा हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितने हेल्पफुल है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी। हाँ भाई, टेबल बना लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं। दूसरा है अपने पास में हुंस रूल। दूसरा है बच्चों जो हमें लिखना है वो है हुंस रूल। हुंस रूल। हुंस रूल बच्चों ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में, एक सबशेल में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाता। जैसे कि मुझे 3p4 पी जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहला तरीका, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में भरे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में और तीसरे वाले को खाली छोड़ दिया। दूसरा तरीका, पहले मैंने इसमें एक भरा, फिर मैंने इसमें एक भरा, फिर मैंने इसमें एक भरा, तीनों में एक एक जब भर गए तब मैंने वापस से पहले वाले में एक और भर दिया। तो अगर तुम्हें रूल समझ में आया तो बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में करेक्ट कौन सा है? अंशुल का तुरंत कमेंट आ गया है। ठीक है, सभी का कमेंट आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, pairing of electrons, pairing pairing of electrons in the orbitals of same subshell, in the orbitals of same subshell cannot be done until each orbital do not contain one electron। तो आपको तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। दोनों एग्जांपल बना लो, गलत वाला भी और सही वाला भी। हाँ जी बच्चों, तीसरा प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल है ऑफ बो प्रिंसिपल, AUFBAU, ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो प्रिंसिपल। बच्चों ऑफ बो प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स में तो आप उन्हें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिल करते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में भरा जाएगा
जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जब वो सब शेल पूरा भर जाएगा उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी थोड़ी उससे ज्यादा और ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो देखो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले 1s से घूम करके 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s। तो ऐसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, जब 1s पूरा भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो जब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आप भरेंगे 2s, जब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब आप भरेंगे 2p। अब 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो जब 2p में 6 आ जाएंगे तो 3s में जब 2 आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में 3p के बाद 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। तो बच्चों प्रिंसिपल को लिख लीजिए सबसे पहले आप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, electrons are filled in different subshells in increasing order of their energies, in increasing order of their energies। अब जो बच्चों चार्ट मैंने बनाया है वो आप बना लीजिए एक बार। कमेंट कर देना बच्चों जब बना लो। तो मेरे पास में 2-3 कमेंट्स आ गए हैं बच्चों। तो चलिए आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उन्हें करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आपके सामने 3 एलिमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम और आयरन। इनका एटॉमिक नंबर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सोडियम में बच्चों हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरने हैं। अब जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। 1s में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2s में भी आप मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2। तो आपने टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब अगला इलेक्ट्रॉन 3p में आप मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 6। तो 2 + 2 + 6 10 हो गए। और फिर बच्चों अब किस में जाएगा? 3s। अब आपके पास भर तो आप 2 सकते हो, पर बचे कितने हैं? एक ही बचा है, तो आप इसके अंदर लिख देंगे 3s1। अब देखो बच्चों ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, 1s2 2s2 3p6, ये एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम क्या है? नियॉन। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिख सकते हो? पहले आप लिख दीजिए ब्रैकेट में Ne का मतलब कहां तक भर दिया आपने इलेक्ट्रॉन? आपने भर दिया बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका
सॉरी यहाँ 2p, यहाँ 2p आएगा, आपने भर दिए 2p तक, ठीक है। उसके बाद में आपने भर दिया 3s1। तो इस हिसाब से पोटेशियम का अगर अपन लिखे 19, तो ये हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, और फिर हो जाएगा आपका क्या 3p6। तो इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए टोटल कितने, 18, 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s1 में। इसी कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3p6 है, 3p6 ये एक और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कौन है, आर्गन। तो आपने ब्रैकेट में रखा आर्गन, और उसके बाद में आपने रख दिया 4s1, ठीक है। इसके बाद में आयरन का देखो 26, तो आप यहां रखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब बचे हुए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 6। तो ये बन जाएगा आपका 3d6। अब बच्चों एक बार इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग 10th क्लास में जैसा लिखते थे उस हिसाब से देखते हैं। देखो ये 1 मतलब ये पहला शेल का हो गया जिसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2। फिर 2s और 2p ये दोनों ही दूसरे शेल में है, तो आपके कितने हो गए, 2 + 6 मतलब 8। अब तीसरे शेल में कौन कौन है, 3s है, 3p है और 3d, तीनों ही तीसरे शेल में है। तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 6 + 6, आंसर कितना आया, 14। और अब जाकर के जो चौथा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपसे आयरन का एक बार कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, और मैंने कहा था कि आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन तब समझ में आएगा जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ जाएगी। फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन बना लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एस, पी, डी एंड एफ। कमेंट कर देना बच्चों बन जाए तो। ठीक है बच्चों, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। अभी आप लोग बच्चों एक और चीज देख रहे होंगे, यहां मैंने 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम लिखे हैं। कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है फुल्ली फिल्ड, जिसमें हर एक ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होता है, जैसे एस में 2, पी के अंदर टोटल 6, डी में 10 और एफ में 14। दूसरा होता है हाफ फिल्ड, जिसमें ऑर्बिटल्स आधे आधे भरे होते हैं, क्योंकि भाई आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हाफ फील्ड का मतलब जब हर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इस हिसाब से S1, P3, D5 और F7 ये हो जाते हैं हाफ फील्ड। और तीसरा है बच्चों पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड में वो सारे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जो कि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड के अंदर नहीं आते। जैसे अगर आप P के ही बात करो, तो P के ऑर्बिटल्स P1, P2, P4 और P5, ये सब के सब जो है ये किसके अंदर आते हैं, पार्शियली फील्ड के अंदर आ जाते हैं। ये जो ऑर्डर आप देख रहे होंगे, ये ऑर्डर है बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उससे कम हाफ फील्ड, और सबसे कम होता है पार्शियली फील्ड। ऐसा इसीलिए
क्योंकि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर ऑर्बिटल में सेम है। फुल्ली फिल्ड में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हाफ फिल्ड में हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। पर पार्शियली फिल्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं होता। दूसरा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होंगे, एनर्जी जो होगी वो उतनी ही दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हर एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी मिलेगी। और बच्चों, अगर एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी होती है मैक्सिमम। समझ में आया या नहीं? कमेंट करो पहले तो। इसको नहीं आया। फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें हर ऑर्बिटल के अंदर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो जब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक ऑर्बिटल के पास में मिनिमम एनर्जी जाएगी, कम से कम एनर्जी जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है। बंटवारा जो है जब होगा एनर्जी का तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम एनर्जी जाएगी, और कम से कम एनर्जी अगर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा या जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये बना दो फटाफट से। फुल्ली फिल्ड क्या है, हाफ फिल्ड क्या है, पार्शियली फिल्ड क्या है, और उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी बना दीजिए। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये आना चाहिए। क्रोमियम का आना चाहिए आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन के बाद में 4s2 3d4, और कॉपर का आना चाहिए आर्गन के बाद 4s2 3d9। पर ऐसा नहीं होता। 3d4 और 3d9 कमेंट करके बताओ, फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है? 3d4 और 3d9 दोनों ही फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है? वीरेंद्र का कमेंट आया है, दीक्षिता का, प्रिया का। ठीक है, पार्शियली फिल्ड है। पर अगर सोचो ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दूं तो ये बन जाएगा 4s1 और ये क्या बन जाएगा 3d5, और इसमें भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दूं तो ये बन जाएगा 4s1 और 3d10। अब बच्चों ये d5 तो हो गया क्या, हाफ फिल्ड, जो कि पार्शियली फिल्ड d4 से ज्यादा स्टेबल है, और ये हो गया आपका 3d10 जो कि पार्शियली फिल्ड 3d9 से क्या है, ज्यादा स्टेबल। तो अगर इन्हें चॉइस दी जाए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की, तो ये तो मोर स्टेबल ही होना चाहेंगे ना। हर कोई ज्यादा स्टेबल कंडीशन को गेन करना चाहता है। तुम भी क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ताकि एक दिन अच्छे से पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए,
अच्छी जगह शादी हो जाए और तुम सेटल हो जाओ। सेटल का ही तो मतलब होता है स्टेबल हो जाओ। तो हर कोई जो है वो स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में। तो इस वजह से यहां इन दोनों का एक्सेप्शन हमारे सामने देखा जाता है कि ये 3D4 की जगह 3D5 और 3D9 की जगह 3D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। बना लो। हाँ जी, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, तो आप लोगों ने इन्हें बिल्कुल बना लिया। तो बच्चों, आपसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, आपको कॉन्फ़िगरेशन अब 10th क्लास वाला नहीं लिखना, आपको 11th क्लास वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, SPDF वाला, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी, अभी हम लोग करने जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ही चल रहे हैं, शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अभी बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स की क्या शेप होती है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एस सबशेल या एस ऑर्बिटल। एस की बच्चों जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। दूसरा है आपका पी। पी की जो शेप है वो होती है कैसी? डंबल। डंबल शेप। हमने देखा था कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल जो है वो आते हैं। एक का नाम होता है बच्चों पी एक्स वाई, एक का नाम होता है पी वाई जेड, और एक का नाम होता है बच्चों पी एक्स जेड। डंबल शेप दिखने में कैसी होगी? ऐसी, इस तरीके की, इसको आप कहेंगे डंबल शेप। तो अगर मुझे पी एक्स वाई का स्ट्रक्चर दिखाना है, बनाना है, तो बच्चों देखो, ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस। एक्स वाई का मतलब है कि आपका डंबल एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है और वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है। तो इस वजह से मैं इन्हें बना दूंगा एक्स और वाई दोनों के बीच में, ना तो सिर्फ एक्स पर ना सिर्फ वाई पर, क्योंकि दोनों कवर कर रहा है तो एक्स और वाई के बीच में। तो पी वाई जो है, पी वाई जेड का कैसा बनेगा? अगर ये मैंने मान लिया जेड, इसको मैंने मान लिया वाई, तो ये बन जाएगा पी वाई जेड। और तीसरा जो बच गया अपने पास में पी एक्स जेड, उसके लिए इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको मैंने माना जेड, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो आपके पी की जो शेप है वो कैसी होती है? डंबल शेप होती है। तीसरा है डी। डी की होती है डबल डंबल। अब भाई डबल डंबल कैसा होता है दिखने में? देखो,
डबल डंबल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारे पास डी में 5 ऑर्बिटल थे। नाम सुन लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आखिरी है डी जेड स्क्वायर। अगर मैं डी एक्स वाई की बना रहा हूं तो ये तो एक्स और ये क्या बन जाता है वाई, तो ये आएगा डबल डंबल कुछ ऐसा, एक्स और वाई दोनों के बीच में। अगर मैं डी वाई जेड का बना रहा हूं तो ये भी इन दोनों के बीच में। अगर मैं डी एक्स जेड का बना रहा हूं तो ये डंबल भी इनके बीच में आएगा। चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का देखो बच्चों, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि अब उन दोनों के बीच में ना होकर के उन दोनों के ऊपर है। दोनों के ऊपर का मतलब एक यहां और एक आ जाएगा यहां। आखिरी डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर मान लिया ये जेड एक्सिस है, इसका मतलब दोनों के दोनों जेड पर है। अब बच्चों दोनों अगर जेड पर है तो आपको उनमें से दिखाई सिर्फ एक ही देगा, तो दूसरे वाले को हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे स्फेरिकल ऐसे बना देते हैं, गोला बना देते हैं। ठीक है, एफ जो है उसकी शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे बनाना बोर्ड पर 2 डायमेंशनली बनाना इम्पॉसिबल है, इस वजह से वो हमारे सिलेबस से भी बाहर है। सबकी शेप्स बना लो। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में एक लास्ट एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, बस वो और क्वांटम मैकेनिक्स में बची है, फिर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। और वो डेफिनेशन है नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। नोडल प्लेन या इसे हम लोग नोडल सरफेस भी कह सकते हैं। बच्चों ये वो एरिया, ये वो रीजन होता है किसी भी एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता एक एटम में, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन या फिर नोडल सरफेस। देखिएगा बच्चों डेफिनेशन, द रीजन where the region where probability of finding electron, probability of
finding electron is zero is called nodal surface or nodal plane. Nodal surface or nodal plane. ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा क्वांटम मैकेनिक्स हो गया ओवर। अभी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को लिखनी है आगे चैप्टर जो आएगा उसको समझने के लिए। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है बच्चों एटॉमिक नंबर, दिस इज जेड, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। लिख दो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन nucleus of an atom is called atomic number, तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है मतलब कि उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। दूसरी डेफिनेशन है मास नंबर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या है? लिख लो, सम, SUM, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को अगर जोड़ दो तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल है बच्चों X, तो हमेशा मास नंबर उसके टॉप पर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो उसके बेस पर, उसके बॉटम पर लिखा जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल है X तो उसका मास नंबर तो उसके टॉप पर लिखा जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बॉटम पर लिखा जाएगा। तीसरी डेफिनेशन है आइसोटोप और चौथी होगी आइसोबार। या आइसोबार आप पढ़ चुके हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? लिख लो, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ या स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर है 1, पर एक का मास नंबर 1, एक का 2 और एक का क्या हो जाता है? 3। तो ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम, पर मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार। ये आइसोटोप का उल्टा है, स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि आपका आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का 20, पर दोनों का ही मास नंबर कितना आता है 40। पांचवी डेफिनेशन है आइसोटोन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, species having same number of neutrons। ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो उन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे बच्चों कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 14 और नॉर्मल ऑक्सीजन के एटम का मास है 16। यहां अगर आप क्या निकाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन्स। यहां भी अगर आप कैलकुलेट करो 16 माइनस 8, आंसर क्या आएगा 8 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या हो सेम, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोन्स। आखिरी डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। species having same number of electrons, species having same number of electrons। ऐसी स्पीसीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो सेम, जैसे कि फ्लोरीन का F माइनस आयन, वैसे फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक और गेन कर लिया तो कितने हो गए 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं पर -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 10। नाइट्रोजन में 7 होते हैं पर -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे कितने 10। मैग्नीशियम में 12 होते हैं पर +2 का मतलब 2 दे दिए बचे 10। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं पर +3 का मतलब 3 रिलीज कर दिए इलेक्ट्रॉन तो कितने बचे 10। तो इन सबके पास में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या है सेम। तो बच्चों ये हमारा ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हो गई। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आपसे बात करेंगे तब हम लोग नील बोर जो है उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो आपने इसे बना लिया तो फिर हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं।